अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर महर है और एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये जो पहला पॉडकास्ट आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं जिसको लेके, तो उसमें जो मेरे मेहमान हैं वो एक जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन साइकेट्रिस्ट। और उनका यहाँ पे हॉस्पिटल है पेशावर में, एंड ही हैज़ बिन अराउंड द वर्ल्ड एज अ स्पीकर इन डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस। और उन्हीं से अभी बात करेंगे डिफरेंट जितने भी जहनी अमराज हैं या जितनी जहनी डिप्रेशन है, एनजाइटी है, तकालीफ होती हैं, उसके बारे में क्या जो सॉल्यूशंस हैं, क्या उसको हम हल कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड समथिंग अबाउट हिज ओन लाइफ एज वेल, बिकॉज ही इज़ एन इंटरेस्टिंग पर्सन इन दिस रिगार्ड एज वेल, एज ही हैज़ हिज ओन यूट्यूब चैनल जिस पे वो काम करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू मैर, आपने आज इनवाइट किया मुझे पॉडकास्ट में, बल्कि इनविटेशन से ज़्यादा अब मैं कहूँगा कि आज आपने एक कैच किया पॉडकास्ट के लिए। You're most welcome. You're most welcome. It's lovely to have you here. जी तो अली भाई, let's start with this कि where did you grow up and पढ़ाई आपने कहाँ से की? How was your childhood? जी, चाइल्डहुड मेरा इधर ही गुजरा पेशावर में, और मैंने बेसिकली इधर ही कॉलेज और स्कूलिंग जो थी मेरी सारी जो थी पेशावर में हुई है। इसके अलावा देन आई मूव टू इस्लामाबाद। वहाँ पे मेरी जो इतनी भी मेडिकल एजुकेशन है बेसिक इस्लामाबाद में की, फेलोशिप भी इस्लामाबाद में हुई मेरी, और उसके बाद फिर देन आई केम बैक टू पेशावर। लेकिन उसके बाद ऑन एंड ऑफ मेरा बाहर बहुत आना जाना हुआ, जितने भी उसके बाद छोटे मोटे डिप्लोमास थे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, सारे इस्लामाबाद में किए। और लोग मुझसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि आप क्यों मेंटल हेल्थ की तरफ आप आए, साइकेट्री में क्यों आए। Exactly. तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे जो फादर हैं, ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट। और उसके अलावा मेरे जो चचा हैं, अंकल हैं, ऑल्दो ही इज़ अ रिनाउंड एजुकेशनिस्ट, ही इज़ अ सर्जन। लेकिन उसके अलावा जो बड़े मज़े की बात है, जो कि लोगों को पता नहीं है, कि जब वो यूके गए थे तो उनको भी पहली दफ़ा जॉब साइकेट्री में मिली थी। हम्म। तो कहीं ना कहीं पे वो मेंटल हेल्थ के साथ मेरा जो है लिंक बनता है। तो चाइल्डहुड मेरा साइकेट्री की कॉन्फ्रेंस में गुजरा, वर्कशॉप में गुजरा। तो कहीं ना कहीं पे मेरा जो एक नर्चर था साइकेट्री के माहौल में, मेंटल हेल्थ के माहौल में हो रहा था। तो मेरा सारा एप्टीट्यूड बन रहा था उसकी तरफ। तो दैट्स व्हाई आई चोज साइकेट्री एज हम अ अक्सर ये कैरियर। देखते हैं कि जिस तरह हम जिस फील्ड में होते हैं, तो डेफिनेटली यू आर इन साइकेट्री। और जैसे आप पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, डज दैट अफेक्ट यू इन एनी वे कि आपको मतलब इन नेगेटिव सेंस, क्या आप वो सारी चीज़ें घर लेके आते हैं या आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पे कोई असरात इसके पड़ते हैं या नहीं? यू आर फाइन विद दैट, और अगर कोई पड़ते हैं, सो हाउ डू यू गेट रिड ऑफ देम? हम जब मेडिकल कॉलेज में थे तो हमें जब हमारे एक टीचर थे, ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट। तो हम यही सोचते कि अगर आप साइकेट्रिस्ट होते तो आप आधे पागल तो खुद हो जाते हैं। तो क्योंकि जब आप जितने भी साइकोटिक पेशेंट्स को डील करते हैं, जब आप लोगों के दर्द के साथ डील करते हैं, तो आप वो बैगेज अपनी पर्सनैलिटी में कैरी करते हैं। लेकिन जब आप साइकेट्री के ट्रेनिंग में जाते हैं, तो उसमें आपकी ऐसी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजी सिखाई जाती है। याद रखिए कि लोग साइकोलॉजी और साइकेट्री को मिक्स कर लेते हैं। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, एंड साइकेट्री इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल ह्यूमन ओके। बिहेवियर। तो दोनों में तो एक ये फ़र्क आ गया। तो सबसे पहले जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप अपने बिहेवियर को जांचते हैं, और आप अपने साथ रिलेट कर पाते हैं, जितनी भी स्टडीज़ हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं। फिर उसके बाद जब आप पेशेंट्स को देखते हैं, उनके अंदर वो सारा बिहेवियर जांचते हैं। और फिर जब आप साइकेट्री को पढ़ते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर, उसमें आप न्यूरोटिक बिहेवियर्स लोगों को जानते हैं। न्यूरोटिक बिहेवियर जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पीटीएसडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इनको जानते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग अंडर सुपरविजन होती है। फिर उसके बाद साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जिनमें लोग समझते हैं कि हम बीमार नहीं है, दुनिया बीमार है, जिनको हम दीवानापन कहते हैं, पागलपन कहते हैं। तो अंडर अ गुड मेंटोर जब आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी पर्सनैलिटी मैं समझता हूँ ग्रूम्ड होती है। आप एक अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो फिर फेलोशिप के बाद आप जब रियल वर्ल्ड में निकलते हैं, चैलेंजेस का सामना करना आप करते हैं। तो मैं अपने बारे में तो ये समझता हूँ कि दो काम होते हैं। वाकई कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनमें दे कैरी द बैगेज, वो दर्द सहते हैं, दर्द अपने अंदर समेट लेते हैं, और वो आइसोलेटेड हो जाते हैं लोगों में। लेकिन व्हाट आई थिंक के देयर इज़ अनदर वे, जिसको हम कहते हैं रिजिलियंट।
यानी कि लचकदार मुज़ाहमत, और वो रिज़िलिएंट बन जाते हैं। व्हाट आई थिंक कि साइकियाट्री ने मेरी मुझे रिज़िलिएंट बनाने में काफ़ी मदद की। अगर मैं शायद साइकियाट्री में ना होता तो मैं शायद मैं तो ये समझता हूँ अपने दोस्तों के साथ, कहता हूँ कि आई वुड हैव एंडेड अप इन अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। योरसेल्फ, यस, सो इट हैज़ हेल्प्ड यू इन अ वे। यस, प्रॉब्लम। साइकेट्री को आप एज अ होल, एज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन, हाउ डू यू लुक एट इट? जैसे कि अभी जो नए स्टूडेंट्स, जो दोज ऑफ द न्यू मेडिकल स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट, अनलाइक यू और अनलाइक मी, के लाइक यू जस्ट मेंशनड योर फादर डॉक्टर Khalid Mufti. He is one of my father's closest friends, and they both have studied medicine together, and they're still friends, and we are still friends. तो लेकिन हमें तो ये एज हासिल है एज द चिल्ड्रन ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू व्हाट इज़ गुड फॉर देम? ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट करते हैं, दे डोंट नो कि हमने आगे क्या करना है, वेदर आई शुड गो फॉर कार्डियोलॉजी, वेदर आई शुड गो फॉर न्यूरोलॉजी, वेदर आई शुड गो फॉर सर्जरी। मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि मुझसे ये लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, सैचुरेशन किस चीज़ में है? इज़ दिस रियली ट्रू? इज़ इट रियली डिपेंडेंट ऑन सैचुरेशन और इज़ इट समथिंग एल्स? यस, इसका अगर इन सब बातों का एक या दो अल्फाज में मैं जवाब दूं तो इसमें मेडिकल कॉलेजेस में कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस होनी चाहिए, जहाँ पे हर स्पेशलिटी के लोग आएँ, एटलीस्ट फोर्थ ईयर में आएँ या थर्ड ईयर से शुरू करें। हर स्पेशलिटी के लोग आएँ, वो अपने अपने कैरियर, अपनी अपनी स्पेशलिटी की क्लासेस उनको बताएं, उनको पाथवे बताएं। और अगर मैं कार्डियोलॉजी की बात करूं, मैं जनरल सर्जरी की बात करूं, तो नो डाउट कि इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, बहुत लोग हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं एस्थेटिक मेडिसिन की, मैं अगर बात करूं पीडियाट्रिक सर्जरी की, मैं अगर बात करूं चिल्ड्रंस के हार्ट डॉक्टर की, जिसको हम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कहते हैं, या अगर मैं बात करूं साइकेट्री की, तो उसमें सैचुरेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हर चौथा पाकिस्तानी जो है वो डिप्रेस्ड या एंग्शियस है, उसको बीमारी है। और चाहिए तो सही कि हर 700 पाकिस्तानी के लिए एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, लेकिन तादाद बिल्कुल उसके मुख्तलिफ है, क्योंकि हर 11,000 पाकिस्तानी के लिए एक साइकेट्रिस्ट है। बिल्कुल। तो अगर आप सोचें ना कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो भी एक फेलो प्रोड्यूस करते हैं हम पाकिस्तान में, जो कि FCPS से जिसको FCPS की डिग्री मिलती है, तो FCPS के बाद वो डायरेक्ट बाहर चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, UK चला जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, और दुबई तो बहुत जा रहे हैं। तो स्टिल ब्रेन ड्रेन की वजह से इसकी जो है हमारे पास काफ़ी शॉर्टेज है साइकेट्रिस्ट की। और उसके अलावा ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के जितने भी पेशेंट्स आते हैं, तो आपको ये नहीं बताएंगे कि डॉक्टर साहब मेरा दिल घबरा रहा है, डॉक्टर साहब मैं डिप्रेस्ड हूँ, डॉक्टर साहब मुझे रोना आ रहा है। वो आपके पास सोमेटिक सिम्टम्स लेके आएंगे। सोमेटिक सिम्टम्स का मतलब ये कि बॉडीली सिम्टम्स। जितनी ज़्यादा हमारे पास ख़वातीन हैं, तो एंग्जाइटी के सिम्टम्स वो गैस का गोला लेके आएंगी, यानी कि हमारे मैदे में दर्द है, तो वो मैदे के डॉक्टर्स के पास जाएंगी, और 3-3 साल उनको मैदे की दवाई दी जाएगी। जैसे अभी मेरे आपसे ना पॉडकास्ट से पहले डिस्कशन हुई थी, तो यू टोल्ड मी कि आज आप तकरीबन मेरे ख्याल है 100 आपने पेशेंट्स देखे, सुबह से आप बैठे हुए थे, एंड आई एम ग्लैड आई जस्ट यू जस्ट केम ओवर एंड जी, जी। वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तादाद, जब मैं पेशेंट्स देखता हूँ डिप्रेशन की या एनजाइटी की, सो आई गेट अ लॉट ऑफ फीमेल्स। आई डोंट नो, इज़ दिस अ कल्चरल इशू कि वो बहुत ट्रॉमा से गुजरती हैं, या हमारा कल्चर उनको सप्रेस करता है? बिकॉज आइदर दे हैव चाइल्डहुड ट्रॉमास कि उनको आइदर दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और सम काइंड ऑफ इशू। हाउ डू वी एड्रेस दिस एज अ होल, एज बीइंग मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट? आप इसको कैसे देखते हैं? हाउ शुड वी एड्रेस दिस प्रॉब्लम? दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। यस, जो हमारी, मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो हमारी पेशेंट्स होते हैं, उसमें मेल से ज़्यादा फीमेल्स होती हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की जो प्रोपोर्शन है फीमेल्स की होती है, और मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसमें। क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूँगा अर्बन एरियाज़ वर्सेस रूरल एरियाज़ में, सिटीज़ और विलेजेस की बात करूँगा। विलेजेस की अगर बात करें, इसकी अगर हम कॉजेज़ पे बात करें, तो जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी जो
जितनी भी ख़वातीन हैं विलेजेस में उनको सप्रेस किया जाता है। जैसे कि हमारा उधर का कल्चर है, उनको घर की चार दीवारी से नहीं निकाला जाता। उनका एक ख़ास कल्चर है जहाँ पे डोमिनेट मेल सोसाइटी में उनको जितनी भी उनकी तकालीफ़ हैं उनको उस तरह नहीं एड्रेस किया जाता। अगर एक लफ्ज़ हम मैं कहूँ वेंटिलेशन ऑफ इमोशंस, अपने जज्बात का इजहार, जो ख़वातीन हम शहरों में कर सकती हैं वो गांव में नहीं कर सकती। तो एट द एंड ऑफ द डे जो जज्बात के अलावा उनके अंदर उबल रहा है, जमा हो रहा है, तो एक ना एक दिन तो किसी बीमारी में, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में बाहर तो आएगा। तो आपकी जो गांव की ख़वातीन है वहाँ पे तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अगर आप शहरों की बात करें तो यहाँ पे एक और मसाइल हैं। हमारी फीमेल्स जो हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बहादुर हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में अपनी जगह बना रही हैं। दूसरी बात ये कि उनको काफ़ी वर्क बेस्ड हरासमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर सैलरी की बात आती है तो उनके साथ वहाँ पे भी काफ़ी डिवीज़न है। और उसके अलावा जब शादी होती है, जब वो शादी के बाद उनका रोल चेंज होता है, उनसे ये डिमांड की जाती है कि आप काम ना करें। एडजस्टमेंट इश्यूज होती हैं, शहर चेंज करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जो मैं कहूँगा कि पोस्टपार्टम इश्यूज, यानी कि जब आपकी बच्चों की पैदाइश होती है तो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आती है। बट हाउ डू वी एड्रेस दिस? दैट द क्वेश्चन रिमेन्स कि देखें, ये प्रॉब्लम्स तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ इन पेशेंट्स, वी आर गेटिंग दिस अगेन एंड अगेन। हम्म, लेकिन वी नॉट गोइंग टू द रूट कॉज हम्म, कि आखिर ये अगर कल्चरल इशू है, सो हाउ डू वी एड्रेस दिस? बिकॉज देखें, पेशेंट्स तो ये जनरेशन जा रही है, आप देख रहे हैं, हमारे बच्चे फिर इसी एक नई जनरेशन में यही प्रॉब्लम्स फेस करेंगे इफ़ दे आर डॉक्टर्स। तो या हमारी यंग डॉक्टर्स जो ऊपर आ रहे हैं वो यही। लेकिन देखें, जो this is a symptom, we are not treating the root cause. It's like what we're doing as doctors, this is what I think, कि हम पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल दें या हम उनको कोई ड्रग्स पे डाल दें और या उनकी काउंसलिंग करें, उनको ट्रीट करें। दैट इज़ वन वे ऑफ हैंडलिंग इट। लेकिन वी हैव टू स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग अगैन एंड अगैन। वी एज डॉक्टर्स आर नॉट वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट। मैं उसके बारे में सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, हमें उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? हाउ हाउ डू यू लुक एट इट कि हमें इस चीज़ को रोकना कैसे है कि आखिर ये ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स एनजाइटी हो गए या ट्रॉमास हो गए, ये हमारे तक मतलब इसको इसकी रोकथाम की जाए। इफ़ यू लुक इन द वेस्ट, तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स। हमारे यहाँ नंबर्स डिफरेंट आते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेमेन दे डोंट इवन कम अप विद द प्रॉब्लम्स टू द एक्चुअल सोसाइटी। वो शायद अपना नाम या किसी रिसर्च पब्लिकेशन में अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट्स। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट? अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अगर आप अवेयरनेस की बात करें, हम लोग अवेयरनेस पे काफ़ी काम करते हैं। हम विलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। अगर आप विलेजेस की मैं अगर ख़ास तौर पे बात करूँ तो वहाँ पे जो सबसे पहला जो हमारे जो विलेज के लोग होते हैं वो जाते हैं फेथ हीलर्स के पास। हमारे बड़े इज़्ज़तदार मौलाना साहब हैं, कुछ बहुत अच्छे पीर होते हैं वहाँ पे, जो कि अच्छे पीर, अच्छे बुरे लोग हर उसमें होते हैं, लेकिन अच्छे पीर भी होते हैं। तो उनको, उनकी कम्युनिटी को जमा करके उनको हम अवेयर करते हैं कि ये कुछ इश्यूज़ हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो उनके पास जाके, जरगा सिस्टम होता है, उनके पास जाके वो बैठ के अपने फैमिलीज़ के मसलों को हल करते हैं। आपने उनको अवेयर करना है, अपने फेथ हीलर्स को टारगेट करना है, उनको जितना आप अवेयर कर सकते हैं उनको अवेयर करें। दूसरे नंबर पे आप जीपीज़ को, जो वहाँ के लोकल जीपीज़ हैं, उनको अवेयर करें कि हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं है, हर चीज़ का इलाज जो है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है। उनको अवेयर करें। उस पे हम अवेयरनेस पे काफ़ी, हम हमारा एक अपना एक बजट होता है, हमारा एक अपना एक ख़ास प्रोग्राम होता है अवेयरनेस का। एक बड़ा मशहूर डब्ल्यूएचओ का प्रोग्राम है एमएच कैप, मेंटल हेल्थ कैप, यानी कि जो गैप्स हैं हमारे मेंटल हेल्थ में, हम उसको कैसे फिल करें। इस पे हम काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम सिटीज़ की बात करें, अर्बन एरियाज़ के, तो ये गैप हम कैसे फिल कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पे अगर आप आज आपने इन्वेस्ट किया तो कल को यही जाके आपके लीडर्स हैं, हेल्थ के लीडर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स पे काम करना है। You see, there's another problem that I've seen as well. वो ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के थ्रू ही मेरा ख्याल है हैंडल हो सकता है। आई डोंट नो हाउ यू हैंडल इट। आप आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन आई वुड लाइक टू हेयर दैट
कि लॉट ऑफ पीपल, अगर मैं हूँ, मुझे अगर सर में दर्द है तो मैं आई हैव नो शेम, मैं चला जाऊँगा अपने टेस्ट वगैरह करा लूँगा। अगर मुझे गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास चला जाऊँगा। इफ़ आई हैव अ न्यूरो प्रॉब्लम, आई गो टू न्यूरोलॉजिस्ट। मुझे अगर कार्डियोलॉजी का, हार्ट का इशू है, तो मैं हार्ट के डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। लेकिन आई हैव सीन दिस इन पीपल कि जब उनको मेंटल हेल्थ इशू होता है तो वो नहीं जाते एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास, बिकॉज दे थिंक दे विल बी लेबल्ड एज इंसेन। इसको कैसे एड्रेस करना है? क्योंकि अगर एक बंदा नहीं आएगा तो वो सफ़र करेगा, और बॉडी से ज़्यादा ब्रेन अगर सफ़र करे तो आपकी सारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। एज डॉक्टर्स एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आई नो दिस। सो हाउ डू यू लुक एट इट, और आप उसको किस तरह एड्रेस करते हैं? ये जो स्पेसिफिक आपने कहा है कि लोग जो कतराते हैं एग्जैक्टली। कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाने में, इसको स्टिग्मा कहते हैं। एक स्टिग्मा है। इट इज़, यस। पुराने ज़माने में इसको टैबू कहते थे, अब ये स्टिग्मा कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेशावर में हैं तो हमारे जितने भी पेशेंट वो इस्लामाबाद जाते हैं। हमारे पास जो क्लाइंटेज है वो के रूरल एरिया से आता है। जो इस्लामाबाद वाले पेशेंट है शायद वो लाहौर जाते हैं। तो ये एक सर्कल है जो कि काफ़ी अर्से से चल रहा है। स्टिग्मा, जब तक आप मेंटल, देखिए मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में फ़र्क है। मेंटल हेल्थ ऐसे ही है जैसे कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है। जैसे कि आप अच्छा खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छा सोते हैं, तो ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ भी ऐसे ही है कि जैसे कि आप गुस्सा ना करें, गुस्से को बर्दाश्त करें, आप उसके अलावा आप एक्सरसाइज करते हैं, ये भी आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ में है। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जैसे कि आपकी फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। और याद रखें कि आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को अगर आप नहीं इलाज उसका कराएंगे तो वो आपकी जिस्मानी सेहत को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करेगा। मैं इसका जवाब दूसरे तरीके से भी देना चाहूँगा। मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक डिसऑर्डर दो किस्म की होती हैं। एक तो ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंसान समझता है कि मैं बीमार हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, डिप्रेशन की बीमारी, एंग्जाइटी की बीमारी, वहम की बीमारी, ओसीडी की बीमारी जिसे हम कहते हैं, या पीटीएसडी। उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट फिर भी आ जाते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं होते, या उनके सर में दर्द होता है या उनको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं और वो समझता है कि हमें दिल का मर्ज़ है, लेकिन उनको फिर आखिर में कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास रेफ़र करता है। लेकिन एक दूसरी बीमारी होती है जिसको साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें पेशेंट कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द फैमिली वाले वो ठीक नहीं है, लेकिन वो फैमिली को इतना तंग करता है, वो चीखो पुकार करता है, उसको एग्रेशन होती है। वो समझता है कि मेरे पास कोई ख़ास ताकत है, यानी कि हकीकत से दूर वो बातें करता है, इररिलेवेंट टॉक्स, गैर ज़रूरी शक करता है लोगों पे, पैरानॉइड डिलूजन। तो उसको पे फैमिली वाले पकड़ के लाते हैं। लेकिन फैमिली वाले भी जब अपने किसी एक भाई को, बेटे को या बेटी को पकड़ के लाएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि अपने ऐसी जगह लाएं जहाँ पे हमारे रिश्तेदार ना देखें, क्योंकि वो जब उस पर स्टिग्मा लगेगा तो यही वो कोशिश करेंगे अपने शहर से दूर लेके जाएं। और एक ऐसा स्टिग्मा है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, ये वेस्ट में भी ऐसे ही होता है। अली भाई, आई हैव सीन दिस ना, कि अब मैं और आप तो तकरीबन आगे पीछे ग्रेजुएशन हमने की है। अगर मेरी याददाश्त सही हो, इट्स बिन लाइक अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मुझे जितना याद पड़ता है साइकेट्री हमें एमबीबीएस में इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती थी। ज़्यादातर जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स होते थे, आइदर इट वाज ऑब्स, गाइनी, मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, और साइकेट्री वाज जस्ट समथिंग जिसको, आई बी रियली ऑनेस्ट विद यू, हम चॉइस पे छोड़ देते थे, या उसको, अगर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, so why not PMDC includes this in the curriculum? What's stopping them? It should be, I guess. Why isn't it? अच्छा, ये बड़ा आपने आजकल का जो है ना ट्रेंडिंग सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जो एक सोसाइटी है पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी, जिसमें मैं उसका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे जो पीएमडीसी के आजकल के प्रेसिडेंट हैं वो एक साइकेट्रिस्ट हैं खुद। तो हम इस पे बड़ा मिलके हमने काम भी किया और हमने कोशिश की कि हम जो साइकेट्री के आवर्स है उसको ज़्यादा भी करें। और साइकेट्री नहीं है, ये साइकेट्री एंड बिहेवियर साइंसेस है। क्योंकि जब एक डॉक्टर बनता है तो उसने पेशेंट को कभी, या पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करनी होती है, उसको उसने उसको टाइम देना होता है, उसने उसको एम्पैथी शो करनी होती है। तो आपने देखा कि जो कितने डॉक्टर्स हैं कि वो पेशेंट के साथ
उसके एटीट्यूड से सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर साइंसेज में आती हैं। तो इस वजह से हमने इस करिकुलम पे बहुत ज़ोर दिया, बल्कि हमारे साइकेट्रिस्ट ने मिलके उस करिकुलम को बनाया, मैं भी उसमें उसका पार्ट हूँ। तो अभी हमने कोशिश की और इंशाल्लाह ये जो है अभी उसका एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन हमारे ग्रेजुएशन के बाद ये अभी साइकेट्री एंड बिहेवियर साइंसेज के उस पर बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, बल्कि अब तो उसका एग्ज़ाम भी आता है और टॉक्स में, और उसका जो है फाइनल ईयर में उसका ठीक ठाक एक इंटीग्रल एग्ज़ाम है उसका। अब आप मुझे बताएं कि अगर इसकी इम्पोर्टेंस पे मैं आपको फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर आप जब हाउस जॉब में होते हैं, आपके पास दिन में 2 या 3 कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट आएंगे। कन्वर्जन डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है कि स्ट्रेस की वजह से आपके हाथ पाँव काम करना छोड़ देते हैं। आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि थोड़ी देर के लिए फैमिली मेम्बर्स को लगता है इसको स्ट्रोक, फॉलेज की बीमारी हो गई है। आपके पास पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट आएंगे, यानी कि पेशेंट कहेगा कि जी मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। ईसीजी सब कुछ उसके फिजिकल पैरामीटर्स ठीक होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट समझ सकता है। ठीक है। वहम की बीमारी, ऐसे पेशेंट्स इमरजेंसी में आते हैं कि वो बार बार दिन में 1-1 घंटा वॉशरूम में गुजारते हैं, पानी ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन वॉशरूम से नहीं निकलते। ठीक है। आपके पास ड्रग अब्यूज़ के पेशेंट, जिसमें आइस, चर्स, कोकेन, अल्कोहल, अफीम, ये एक राइज पे है। आइस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये आपके पास इमरजेंसी में आ रहे हैं, इसकी इंटॉक्सिकेशन हो रही है। तो लिहाजा इस वजह से हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों का बताना बहुत ज़रूरी है। बिहेवियरल साइंसेज एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, लाइक आई टीच इन अ मिड स्कूल एंड आई सीन दैट। लेकिन क्या उस डिपार्टमेंट की इतनी पावर है? दैट्स अ क्वेश्चन नाउ। बेसिकली हाउ पावरफुल इज फार्माकोलॉजी, हाउ पावरफुल इज मेडिसिन, हाउ पावरफुल इज सर्जरी? क्या बिहेवियरल साइंसेज के पास इतनी पावर है? आई डोंट थिंक सो। बेसिकली बिहेवियर साइंसेस तो एक साइकेट्री का इंटीग्रल पार्ट और साइकेट्री की अम्ब्रेला के अंदर ही आता है। तो अगर साइकेट्री में इतनी जान है और साइकेट्री में इतनी पावर है, तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, उसका एक सब कंपोनेंट है बिहेवियर नो, व्हाट आई साइंसेस। मीन इज कि देखें, इंटीग्रल पार्ट तो या होना या उस पर ज़बरदस्ती इम्पोज करना इज़ नॉट द थिंग टू डू। व्हाट आई थिंक इज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस। बिकॉज देखें, व्हेन आई वाज इन मेड स्कूल देयर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, आपको भी होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिनको हम ज़्यादा मतलब परवाह उसकी नहीं किया करते। दैट्स द रियलिटी, ये सच बात है। कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, जिसको हम बस कभी किसी पे प्रोजेक्ट करवा लिया, कभी अभी समझ आती है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस वक्त हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे। ये मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि जैसे हॉकी और क्रिकेट है। पीपल लव हॉकी, क्रिकेट, बट दे वोंट वॉच हॉकी। क्या उसको इतनी शेयर नहीं दिया गया मीडिया पे, या लोगों की पसंद चेंज हो गई है? लेकिन साइकेट्री इन माय ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र करेगी तो बॉडी हेल्थ तो आपको कहीं भी नहीं रही। सो हाउ डू वी ब्रिंग दिस थिंग इन टू द न्यूअर जनरेशन कि उनको एक्चुअली में साइकेट्री से लगाव हो। इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ अ बर्डन फॉर देम, उनके लिए एक बोझ ना हो, और वो कहें कि हाँ यार, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ना चाहूँ, कोई उसको फॉलो भी करना चाहे। साइकेट्री एंड स्पेशली बिहेवियर साइंसेस की जो इम्पोर्टेंस है, मैं आपको एक जुमले में बता देता हूँ। मेरे पास ऐसे बड़े मरीज आते हैं, और बल्कि मैं आपको इस फ्राइडे की मिसाल दे देता हूँ कि एक पेशेंट आई और उसको एक ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि कैंसर के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने एक डायग्नोसिस की उनकी वालदा को। अब ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4th ईयर में पैथोलॉजी में। तो जो डॉक्टर साहब हैं, और बहुत बड़े अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल के में वो बैठते हैं, उन्होंने डायरेक्ट जो मेरी पेशेंट है उनकी वालदा को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ, उन्होंने वालदा को भी बुलाया, उन्होंने उनकी बेटी को भी बुलाया जो मेरी पेशेंट है, और उनके भाई को और उनके शोहर को भी बुलाया, और डायरेक्ट उनकी जो वालदा हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, उनको डायरेक्ट कहा, वो पश्तो में कहा कि बीबी, तुम्हारा तो ब्रेस्ट कैंसर है और स्टेज 4 में है, यानी कि फैल चुका है हड्डियों में भी। तो बस अब तुम अल्लाह अल्लाह करो, ओहो। और बस बच्चों के साथ टाइम गुजारो, और इंशाल्लाह बस अब ये कि मैं तुम्हें दवाई लिख देता हूँ ताकि तुम्हारा दर्द कम हो। अब वो बात जब
पेशेंट ने सुनी तो उसको तो उधर ही चक्कर आने लगे। लेकिन जो उसकी बेटी थी जो कि मेरे पास आई, तो उस स्ट्रेस की वजह से वो स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकी जो उसने कहा। अब आप मुझे बताएं कि अगर उन डॉक्टर साहब जो कि बहुत मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट है, अगर उनको बिहेवियरल साइंसेज की प्रिंसिपल्स या बेसिक्स पता होती तो ये तो वो काम, शायद ये ना तो करते। ये दिस इज वेरी अनएथिकल। कभी भी ना करते। इट इज़ वेरी अनएथिकल। और प्रॉब्ली इससे भी ज़्यादा अनएथिकल चीज़ें हम सुन चुके हैं। लेकिन आई थिंक डॉक्टर्स को कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हम वी एज अ होल। लेकिन जहाँ तक हम एज अ होल बात करें तो वी डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली एज अ होल कभी आते ही नहीं है। आई डोंट नो हम में क्यों यूनिटी नहीं है। आप देखें, आई एम इफ देयर इज़ अनदर साइकेट्रिस्ट विद यू, उसमें ज़रूर ये होगा कि आप दोनों में कंपटीशन, आई एम बेटर, ही इज़ बेटर। या दो कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, उनमें ये इशू होगा। एक और प्रॉब्लम हमारे साथ यही भी चल रही है कि हम जो सीनियर्स हैं, हम कभी जूनियर्स को गाइड नहीं करते। या हमारे जो सीनियर्स हैं, तो नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन अ लॉट ऑफ देम हैव नॉट गाइडेड अस। वो कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि हमारे से जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएं एंड दे टेक ओवर। और वो जब हम जाएंगे तो ये वो जगह संभाल लेंगे। देयर इज़ अ गैप इन बिटवीन। अगर आपको याद हो, जैसे जिस ज़माने में डॉक्टर कबीर हुआ करते थे, या ये नासिर साहब हुआ करते थे, तो उस ज़माने से वो अपने जूनियर्स को ट्रेन करते थे। फिर मेरे वाले साहब, आपके वाले साहब ने वो जनरेशन संभाली, मुफ्ती साहब, तारिक मुफ्ती साहब ने जनरेशन संभाली, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब वो बीच में गैप आ गया है। जो अच्छे थे वो तो चले गए बाहर, जो यहाँ पे हैं वो नीचे के लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। हाउ डू वी ओवरकम दिस? व्हेन विल वी डॉक्टर्स बी यूनाइटेड? ठीक है, यंग डॉक्टर्स आर यूनाइटेड, लेकिन क्या ऊपर वाले उनको क्यों नहीं अपने साथ खींचा? हम अपने जूनियर्स को ऊपर क्यों नहीं ला सकते? यंग डॉक्टर जब कंसल्टेंट बन जाते हैं, जब उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो फिर शायद वो भी इसी डायलेमा का शिकार होंगे कि नहीं, आई होप दे डोंट। हाँ। हमें सेल्फलेस होना पड़ेगा। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच अदर्स ग्रो एंड लेट समथिंग गो फ्रॉम योर, जो कि आप आपसे है। दैट इज द मेंटालिटी हाँ, वी हैव हियर ना, देखें नॉट इन द वेस्ट। यही तो बात है कि इसी बात पे तो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट की बांग्लादेश में, और 20 साल से जो हसीना वाजिद है पावर में, वो भी तो उनसे पावर की गेम है उनको। शी वाजंट एबल टू लूज द पावर। तो ये कुछ बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ये बहुत एक अजीब सी चीज़ है कि जो जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, बिकॉज देखें आप एम्पावर करेंगे अपने जूनियर डॉक्टर्स को, एक दिन वो, क्योंकि वही जूनियर डॉक्टर्स उनको सिखाएंगे, आप उनको अपने स्किल्स सिखाएंगे, उनको जो कहते हैं ना कि अपनी सीक्रेट सिखाएंगे कि क्या क्या रेजिस्टेंट जब पेशेंट हो जाता है तो उसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि देखिए आप, मेंटरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही ना। वुड यू एग्री विद मी ऑन दिस? यस, अभी उस तरह की मेंटरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखिए आप अपने नीचे अगर अपने उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं बनाएंगे जिस तरह के आपके मेंटर्स ने आपको प्रोड्यूस किया, तो कल को आप या आपकी फैमिली वाले जब ट्रबल में होंगे हेल्थ वाइज, तो फिर आपको कौन ठीक करेगा? ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन हमें इसमें इसको चेंज करने में हाउ कैन वी डू दिस? हम अपने आप से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, दैट इज समथिंग वी कैन डू। जस्ट आई थिंक के रेप्लिकेट योरसेल्फ, अपने क्लोन्स बनाएं और उसमें कोई कंजूसी ना करें। आपके पास जो नॉलेज है, अब आपसे मैं जो हूँ कोशिश करता हूँ कि आपकी जो जितनी भी नॉलेज है वो मैं आपसे सीखता रहता हूँ, और आपकी आपकी कोशिश होती है, जो आपके दिमाग में जो चीज़ है आप मुझे बताते हैं, आप कंजूसी नहीं करते, आप मुझे सब कुछ बताते वेल, हैं। इट्स बिकॉज देखें, आई थिंक मेरे पास तो यही जवाब है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको तो यही हो सकता है कि देखें, नॉलेज फैलाने से बढ़ती है। द बढ़ती मोर है। यू टेल अदर पीपल, Yeah, द मोर यू लर्न। लेकिन आप मुझसे क्या सीखेंगे अली भाई? यू यू yeah. योर सेल्फ आर सुपरस्टार, और माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट इन वट एवर यू डू। एंड आप जो कॉन्फ्रेंस पे अभी गए थे, जर्मनी, व्हाट डिड यू स्पीक अबाउट? ओह, वेरी, आपने एकदम से जो है ना ये बिल्कुल टॉपिक चेंज करके वो किया है। आपने पेस अटैक शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर के बाद एकदम आपने जो है ना स्पिनर लगा दिया, और स्पिनर भी आपने जो है ना इंडिया वाला जो स्पिनर नहीं, जो उनका तगड़ा स्पिनर है वो लगा दिया। अच्छा, हम जर्मनी गए थे फ्रैंकफर्ट, तो मुझे जो टॉपिक मिला था कि उन्होंने कहा आप चाइल्ड साइकेट्री के रिलेटेड कोई बात करें, और फिर उन्होंने दिया भी था कि आप सोशल मीडिया और यूथ पे बात करें। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक था, कभी इस पे कोई बात हुई नहीं और कुछ भी नहीं हुई, और सोशल मीडिया और चाइल्ड हेल्थ पे।
तो मैंने फिर इस पे काफ़ी रिसर्च की, मेरी 1 हफ्ते की रिसर्च थी, काफ़ी कुछ स्टैट्स मैंने प्रेजेंट किए पाकिस्तान की स्टैट्स को लेके। अगर आपके साथ मैं ज़रूर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। जरूर। अच्छा, मज़े की बात ये कि अभी आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि आप खुद भी सोशल मीडिया को पल्स को समझते हैं, तो आप लोग अभी सोचते होंगे कि पाकिस्तान में इंस्टाग्राम ज़्यादा देखा जाता है, फेसबुक ज़्यादा देखा जाता है, या व्हाट्सएप ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब, हाँ। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यूट्यूब देखा जाता है, अच्छा। और काफ़ी फ़र्क है, मैसिव लीड पे है यूट्यूब। बिल्कुल। हाँ, There's जो no मैंने doubt. वो पाकिस्तान की स्टैट्स तो प्रेजेंट की, और 2 इयर्स की प्रेजेंट की, जो लास्ट मेरी जो स्टैट्स थी वो 2023 की I've थी। seen your YouTube channel. You're जी, you're doing जी, wonderful. अभी मैं इंशाल्लाह इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे जी। भी दूंगा. I think the अभी एक viewers would छोटी सी find it कोशिश very. ये है मेंटल नहीं, हेल्थ को it's लेके। lovely. It's जी, lovely. थैंक। I've seen it. उसके और अलावा मैंने जो कुछ चीज़ें डिस्कस की, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर साइकेट्रिस्ट थे, कुछ जर्मनी वाले भी बैठे हुए थे, तो चूंकि हम सारे 40 एंड अबव हैं, तो हमें ये काफ़ी लोगों को पता नहीं कि जनरेशन जी क्या होती है, मिलीनियंस क्या होते हैं, लेट बूमर्स क्या होते हैं। तो मैंने उनको जनरेशन जी के बारे में बताया कि इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जनरेशन जी जो अभी जी, छोटे हैं, मेरा ख्याल है दिस इज द जनरेशन जी. जी, जो कि 1990 80s वाले तो मिलेनियल्स हो गए. मिलीनियंस हो गए। जनरेशन जी वो तो जो कि 1999 के बाद पैदा हुए थे, अच्छा, 2010 तक, ठीक है. 2010 तक। दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. हाँ, और 2010 के बाद जो कि आपके और मेरे बच्चे हैं, उनका नेम मेरे ख्याल में एक्स, मेरे ख्याल में नहीं, एक्स है। जनरेशन एक्स तो वो है जो 70s में आई गेस अच्छा, वो एक्स पैदा है। है. फिर हाँ 10 वो 10 के बाद, आई एम नॉट श्योर 10 बट. के बाद फिर कोई और आता है, अच्छा. 2010 के बाद कुछ और आते हैं। अच्छा. तो 1999 से एंड 2010 तक जनरेशन जी हैं। अगर कोई इसमें थोड़ा बहुत 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है, तो वो शायद हो, हर एक की अपनी है। उनके मैंने, क्योंकि उनके सारे क्या आपको साइकेट्रिस्ट। लगता नहीं है कि इनके कसूरवार हम हैं? कसूरवार तो हम हैं, क्योंकि हमने एल्गोरिदम्स हमने बनाए हैं, हमने पैसा कमाने के लिए एल्गोरिदम्स बनाए हैं। एग्जैक्टली. लेकिन चूंकि सब साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि जी इनमें डिप्रेशन है, इनमें एंग्जाइटी है, इनमें पीटीएसडी है, नहीं, इनमें बच्चे, आपके पास पीटीएसडी होगी नहीं कहेंगे डॉग वी आर डिप्रेस्ड, हे डॉग आई एम एंग्शियस, नो, इनके अपने मसले हैं। फोम। इफ आई लुक एट इट इन दिस वे कि देखें, आप और मेरी जो सेम जनरेशन है, हमारे सामने इंटरनेट आया, हमारे सामने सोशल मीडिया आया, एवरीथिंग. हम कैसेट प्लेयर से, सीडीज से, इंटरनेट पे फास्ट इंटरनेट पे आए, वाईफाई वगैरह पे. बाकी तो पहले कुछ और ही चलता था. लेकिन हमारे से जो सीनियर जनरेशन थी, उन्होंने हमें गाइड किया. उनसे जो सीनियर जनरेशन थी, उन्होंने भी हमें गाइड किया. क्या हमसे गाइडेंस में प्रॉब्लम हुई कि हमसे हमारे जूनियर्स, जो भी नीचे जनरेशन आई है, वो सही तरह गाइड ना हो सके क्योंकि हमने उनको किसी और ही चक्कर में लगा दिया है? इनको गाइड करने के लिए पहले हमें इनको समझना तो पड़ेगा। नहीं, हमसे गलती कहाँ हुई है? वी हैव हम, टू एक्सेप्ट आवर प्रॉब्लम्स, हाँ, मिस्टेक्स एज वेल. हाँ, हाँ, इनको बिल्कुल हमें गाइड करना चाहिए था, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि हमें इनको गाइड करने के लिए इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, वो तो इतनी अब हमें करना पड़ेगा ना, इतनी जो हो गया है. इतनी तेज़ी से जो इनोवेशंस हुई हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो अब मैंने कुछ बात की, कुछ टर्म्स की, जिसका आपको आपको पता है। हमारे आपके पास हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम डिप्रेशन में, डॉक्टर साहब हमें फोमो है, हम्म. फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब वो एक 60 ईयर के ओल्ड के साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, वो कहेगा ये क्या है फोमो। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फोमो। यस. फोमो के अपने सिम्टम्स हैं। ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखता है दोस्त की, उसको फोमो हो जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड फोमो, उसके अपने सब सेट ऑफ सिम्टम्स हैं। सूनर और लेटर फोमो भी एक डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, डॉक्टर उसको बॉडी शेमिंग उसकी होती है। अब बॉडी शेमिंग कब पहले, कभी आपने नाम सुना था? अब तो मैं कुछ एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन स्लट शेमिंग भी एक चीज़ है जो कि आ चुकी है। एक नई टर्मिनोलॉजी है, आपको ये चीज़ें समझना पड़ेंगी। लेकिन I've seen this कि we are moving from a physical world to a virtual world, जिसमें आपको जज इस पे किया जाता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने स्टैंड आउट करते हैं ऑन सोशल मीडिया, हाउ मेनी पीपल एक्सेप्ट यू. Well, that's a dangerous place to go into because not everyone has the capacity to be virtually famous. और अगर वो वर्चुअली फेमस नहीं होगा तो वो रियल लाइफ में भी डिप्रेशन का शिकार होगा. क्या हमें चाहिए नहीं कि इनको समझाया जाए कि जो चीज़ आप देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो? यस, मी माई सेल्फ, आई एम लाइक मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आपको पता है ऑलमोस्ट 330,000 लोग हैं. बट
इज दिस माई रियल लाइफ? वेल यू आर माई फ्रेंड। आई विल टेल यू कि मैं एक दफ़ा एक बाहर कंट्री में था. आई वॉज वेरी वेरी डिप्रेस्ड ऑन वो जो 3 दिन थे बाहर से कंट्री से कोई वजह थी. और मैं इतना डिप्रेस था कि ऑब्वियसली आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं भी डिप्रेस्ड हो सकता हूँ एंड स्ट्रेस्ड आउट. और मैंने मेरे दोस्तों ने कुछ पिक्चर्स लगाई, उनके साथ मुझे भी टैग किया. खैर वो गलती से शायद मैंने टैग को एक्सेप्ट कर लिया एंड पीपल वर थिंकिंग यार ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. अयाशी कर ठीक रहा है. है। और मैं डिप्रेस था हाँ, दैट्स द थिंग ऑब्वियसली. ना। दिस इज द फेक वर्ल्ड जो कि लोग हाँ, देख रहे हैं. एग्जैक्टली। यही मैं भी इसी पे आना चाहता हूँ। व्हेन आई डिस्कस दिस विद माय पेशेंट्स, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखें, वट एवर यू सी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ रियल ऑलवेज। शायद बीच में कुछ सच भी हो, लेकिन हर एक चीज़ आप, मैं अगर एक पिक्चर डाल दूँ मैं हंस रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ये डिपिक्ट करे कि आई एम हैप्पी। मे बी आई जस्ट स्माइल फॉर द पिक्चर, बट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय दिस जनरेशन। बिकॉज देखें, इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर ये जनरेशन ख़राब हो गई, तो जो इसके बाद जनरेशन है ना, वो भी गर्क हो जाएगी, बिकॉज दे वोंट नो हाउ टू हैंडल दैम। जनरेशन जी है शायद, इनको नहीं समझ आएगी कि उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो कैसे हैंडल होगी। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम एट आवर हैंड्स। क्या हमसे जहाँ गलती हुई, वी वर ट्रेन्ड वेल। मैं कभी भी इस चीज़ का, मतलब लोग कहते हैं मिलेनियल्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं, नो, आई डोंट थिंक मिलेनियल्स आर कंफ्यूज्ड इन एनी वे। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल, दे जस्ट सीम कंफ्यूज्ड। वो दिखाते हैं सिर्फ कि यार मैं कंफ्यूज हूँ, बट दे आर नॉट कंफ्यूज्ड। लेकिन क्या हमने वो हक अदा किया अपने जूनियर्स के साथ? नहीं। बिल्कुल नहीं. क्योंकि हमें पता था अपने बारे में, तो हम ये कहेंगे कि हमें पता था कि हमने ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में रहना है, थोड़ा ऑनलाइन वर्ल्ड में रहना है. लेकिन उनको हम उस तरह नहीं समझा पाए. तो हल क्या है? हाल ये कि वो तो इंडल्ज हो चुके हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में. जो जनरेशन जी है वो तो फाइवर को, अपवर्क को, फ्रीलांसिंग को, ब्लॉगिंग को, यूट्यूब को, इनको ही असल दुनिया समझते हैं. वेल, इन सर्टन वे देखें, अगर देर आर टू वर्ल्ड्स ऑन वर्चुअल एरिया, अगर आप देखें, एक क्रिएटर है, आइदर यूर अ क्रिएटर और यूर अ फॉलोअर। अगर वो फाइवर हो गया या वो अपवर्क हो गया, और इफ इट्स यूट्यूब, इफ दे आर मेकिंग मनी, दैट्स अ गुड थिंग। वो एटलीस्ट पैसा बना रहे हैं, दिस इज अ प्रोडक्टिव थिंग। लेकिन जस्ट स्क्रॉलिंग रील्स ऑल डे लॉन्ग, ऑल नाइट, आई थिंक दैट्स काउंटर प्रोडक्टिव। यस, दिस इज़ वेरी रॉन्ग अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को. एंड दिस इज़, मैं इसके बारे में एक उस दिन रिसर्च पढ़ रहा था, फिर उसको मैंने, और उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि देखिए आपकी, जब आप छोटे होते हैं ना, जिस तरह वो बच्चे आजकल एक चीज़ से नहीं खेलते, क्या आपके बच्चे भी खेलते हैं स्लाइम. स्लाइम होता है ना उसको. स्लाइम। तो स्लाइम को आप मोल्ड कर सकते हैं. अगर आप स्लाइम को चाहे तो गोल कर सकते हैं, उसको आप लंबा भी कर सकते हैं. प्लास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होती है. आपके ब्रेन की भी इसी तरह न्यूरो प्लास्टिसिटी होती है. आप कहते हैं ना बचपन में बच्चों को जिस तरह भी मोल्ड करें वो उस तरह वो लैंग्वेज सीख सकता है. जू जू आप बड़े होते हैं आपकी न्यूरो प्लास्टिसिटी, या उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, कम होती है. तो न्यूरो प्लास्टिसिटी जो है सोशल मीडिया कंज्यूम करने से आपकी ख़राब होती है. ये रिसर्च करती है, मैं नहीं कह रहा. उसके अलावा आप एक और चीज़ में, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप देखें पहले ज़माने में हम किताबें पढ़ते थे, फिर हम 2.5 घंटे की मूवीज़ देखते थे, फिर हम 1 घंटे का सीज़न देखते थे. ठीक है. फिर हम 15 मिनट के यूट्यूब वीडियो देखते थे. फिर हम आ गए 1 मिनट की रील देखते थे. अब हम 15 सेकंड की टिकटॉक वीडियो भी नहीं देख सकते. 3 सेकंड गुजरते हैं और हमारा अंगूठा ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करता दैट्स है. क्वाइट ट्रू। एंड दिस इज मेकिंग योर ब्रेन स्मॉलर एंड स्मॉलर. आपकी ब्रेन में हिपोकैम्पस होता है. आपको मुझसे ज़्यादा पता है, आपने तो बुक ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, आपकी तो न्यूरोफिजियोलॉजी उस पर बुक है आपकी, आपको ज़्यादा पता है. हिपोकैम्पस की श्रिंकेज होती है, इस पर रिसर्च आई हुई है. बेशक बेशक, लेकिन क्या सोशल मीडिया कंट्रोल में करना चाहिए? सोशल मीडिया को तो कोई कंट्रोल और कोई करे ना करे, आप उसको आप कंट्रोल में करें ना उसको. आप डिसिप्लिन में लाएं. एक इंसान के अंदर पावर होनी चाहिए. अगर एक 15 साल का लड़का है, अगर उसका वेट ज़्यादा है, वो कहता है कि जी मैं जिम जाता हूँ और ऑर्गेनिक खाना खाता हूँ और अपना वेट कम करता हूँ, ये उसके कंट्रोल में है. उसकी एक इम्पल्स जनरेट होती है दिमाग से. उसको पता है कि यार मैंने बर्गर नहीं खाना, ठीक है, मैंने रात को प्रोटीन खाना है और जिम जाना है मैंने सुबह.
वो वेट कम कर लेता है। अगर वो ये इम्पल्स को अपनी कट कर लेता है तो सोशल मीडिया में भी वो कट तो ला सकता है। क्यों वो रील्स कंज्यूम करता है? आई थिंक इट्स वेरी एडिक्टिव। जी। बिकॉज वंस देखिए, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हो चुका है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरी बड़ी अच्छी रूटीन, मैं खुद रात को सोते हुए रील में फंस गया तो बस मैं उसमें फंस गया। और आप यकीन जानिए, मैं ऐसे ऐसी कोई वीडियोस में फंस जाता हूँ, कोई विलेज में चीज़ें बना रहे होते हैं, आई बी रियली ऑनेस्ट विद यू, और एक घर बना रहे होते हैं अफ्रीका में, और बस मैं उसमें देख रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया मैं क्यों देख रहा हूँ, उसका मेरी ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बस मैं उसमें स्टक हो जाता हूँ। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गेट स्टक इन टू दिस काइंड ऑफ, और फिर हम सुबह बिल्कुल विद अ हैवी हेड हम उठते हैं और कंफ्यूज स्टेट में काम पे जाते हैं, उसमें और ख़राब होते हैं। तो हाउ, व्हाट इज़ योर एडवाइस टू द यंगर जनरेशन कि वो अपने इस कंजम्पशन को कैसे कम किया? मेरे लिए भी आइडिया दे दें कि मैं भी ये रात को वेल, रील्स अगर देखता हूँ, इसको कैसे कम करूँ? मैंने एक दफ़ा वो प्रेसिडेंट ओबामा की एक स्पीच देख रहा था, जब उसके जब वो प्रेसिडेंट के जो उनकी टेन्योर ख़त्म उसके बाद वो स्पीचेस दे रहे थे। और भी उस दिन उनकी लेटेस्ट एक और मैं उनका एक उन्होंने कॉलम लिखा था एक अपने आई डोंट नो किसी न्यूज़पेपर के लिए। फिर उसको आगे जाते 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 फिर मैं एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की एक रिसर्च आर्टिकल पे पहुंचा। तो उसके बाद वो सारी मैं चीज़ें अपनी डायरी पे नोट करा था। अब उसकी बेस पे मैंने अपने लिए क्या वो किया। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी ब्रेन में डोपामीन बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली आप डोपामीन ज़्यादा होता है। अब आपकी मर्जी है कि वो डोपामीन आप कैसे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर रिसर्च ने ये साबित किया कि जब लोग उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट पे बैठते हैं, तो अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं। मैं भी बिल्कुल। जाता हूँ, आप भी जाते हैं, ठीक है? मैं टॉयलेट में जाता हूँ तो हर बंदे की अपनी प्रेफ़रेंस होती है कि वो कौन-सा ऐप खोलता है। आपकी और मेरी जनरेशन के लोग व्हाट्सऐप खोलते हैं, ठीक है? अब यंगर जनरेशन के जो लोग हैं वो कुछ और खोलते हैं। मैं जब व्हाट्सऐप खोलता हूँ तो उसमें डिफरेंट लोगों के मैसेजेस आए होते हैं। हर मैसेज की अपनी अपनी नोयत होती है। कोई मैसेज टेंस होता है, कोई मुझसे अपॉइंटमेंट मांग रहा होता है, कोई कुछ और, हर एक की अपनी डिमांड होती है और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा होता है, ठीक है? मैंने सब और वो डोपामीन मेरी कंज्यूम कर रहा होता है। ये नहीं कि उसने मेरी डोपामीन कंज्यूम कर ली उसके बाद तो मेरा ब्रेन ड्रेन हो गया और मैं उसके बाद बहुत इरिटेबल होता था। मैंने इन उस रिसर्च के बाद और जो मुझे खुलासा मिला कि मैंने तो व्हाट्सएप सुबह मैंने ये कहा कि मैं व्हाट्सएप जो है पहले उठने के 3 घंटे तक मैं व्हाट्सएप देखूंगा ही नहीं, ठीक है? तो मैंने व्हाट शुड वी डू? मतलब आपकी एडवाइस क्या है कि आप हमें मोबाइल सुबह के टाइम नहीं देखना चाहिए, वी शुड जस्ट नहीं, रिलैक्स? हाँ। मैं आपको बड़ी अंदर की बात हम्म। बताता हूँ, लोग हंसेंगे, बड़ी पर्सनल बात बता रहा हूँ। मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं कोई ना कोई टेड टॉक लगा लेता हूँ और रख देता हूँ। मैं कंज्यूम करता हूँ व्हाई कंटेंट। वुड पीपल लव दिस? इज अ वेरी ब्रिलियंट हाँ, आइडिया। मैं कोई टेड टॉक सुन रहा होता हूँ या कोई मुझे कोई करंट न्यूज़ सुननी होती है कि जो कि मैं कहता हूँ चलो यार उसको कंज्यूम कर लो, तो कोई करंट न्यूज़ सुननी होती है। देखें, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, नहीं, ठीक है? नहीं, पहले अगर 3 घंटे पहले नहीं करते करता। थे ना, पहले तो करते थे ना। हाँ। मैं देखिए अभी तक सुबह उठते ही ना, तो द फर्स्ट थिंग आई डू इज don.com। और मैं आई बी रियली ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तानी न्यूज़ ऐसी है ना कि बंदे को टेंशन ही होती है हर रोज़। तो मुझे तो व्हाट्सएप ने नहीं ख़राब किया, बिकॉज आई डोंट वॉच व्हाट्सएप इन द मॉर्निंग, आई डोंट वॉच इंस्टाग्राम इन द मॉर्निंग। आई जस्ट वॉच डॉन, कि भाई मुल्क में क्या चल रहा है, और जो चल रहा है वो तो देखने लायक नहीं। So I think TED is a good way या of doing it if somebody has a progressive mind। आपको और लोगों के आइडियाज सुनने चाहिए, और आई थिंक बहुत सारा इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर जी। द ऑडियंस एज वेल। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? ब्रेकफास्ट एंड दैट्स हाँ, इट? इधर मैं एक चीज़ आपको रोकना चाहूँगा। कोई चीज़ सुबह उठ के जो कि आपका माइंड कंज्यूम करे, जिसको आप पढ़ें, आई थिंक कि वो तो बिल्कुल ही ना करें। कोई चीज़ ऐसी लगाएं और वो चीज़ आपने रात से प्लान की हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अगले दिन पहले से प्लान हो कि मैं सुबह उठ के ये वाली पॉडकास्ट सुनूंगा और वो पॉडकास्ट आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लाए। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई भी आपने कोई ऐसा पॉडकास्ट जिसमें डक्की भाई किसी के साथ पॉडकास्ट करो, वो नहीं। देखिए, ही इज आई वोंट नेम नेम्स, बट एवरीवन इज लिविंग देयर लाइफ। ठीक है। हर बंदे की अपनी वो है जी कि जी, वो ठीक। जो देखना चाहे, बट आई थिंक प्रोग्रेशन जहाँ तक ठीक है। है तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ गुड वीडियोस ऑन यूट्यूब, जिसको देख के आई थिंक एवरीवन इज गोइंग टू लर्न अ लॉट, जैसे आपने आइडिया दिया, एंड इट्स अ ब्रिलियंट ठीक है। आइडिया। आई हैवंट ट्राइड इट, बट कमिंग फ्रॉम अ सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट लाइक यू, आई थिंक दिस वुड डू वंडर्स, एंड आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फ्रॉम टुमारो इन माई रूटीन। अली भाई, ये बताएं कि
What kind of patients do you see ऑन योर डेली बेसिस? क्या चीज़ ज़्यादा आ रही है? इज़ इट एनजाइटी, इज़ इट डिप्रेशन? और अगर आप उनको ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, तो मैं जितने पेशेंट्स खुद देख रहा हूँ, तो वो सारे पेशेंट्स यही कहते हैं कि वी आर स्केर्ड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। ज़्यादातर अल्प्राजोलाम दे देते हैं, दैट्स नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट, लेकिन या फिर वो बेंजोडाइजेपिन्स पे डाल देते हैं, या फिर उनको एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल देते हैं, चाहे वो सिप्रोलेक्स हो या जो भी हो। हाउ इफेक्टिव इज दिस? वेदर दे शुड बी गिवन, whom इट शुड बी गिवन, और किन किन को नहीं देना चाहिए? मेरे पास पेशेंट्स जो आते हैं 60 to 65% उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है। और वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी की सोमेटिक सिम्टम्स लेके आते हैं, यानी कि उनकी बॉडी सिम्टम्स लेके आते हैं। अच्छा। या उनके सर में दर्द होगा, या उनके पूरी बॉडी में दर्द होगा, या उनको डिप्रेशन की वजह से फिट्स पड़े होंगे, कि जिनको लोग एपिलेप्सी के फिट्स समझ रहे होंगे, या उनको एंग्जाइटी की वजह से पैनिक अटैक हो रहे होंगे, जिसको वो समझ रहे होंगे कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है, या उनका सांस बंद हो रहा होगा, जिसको वो समझ रहे होंगे हमें दमे का अटैक हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि उनके सोमेटिक सिम्टम्स हो रहे होंगे। डिप्रेशन का इलाज क्या होता है, क्यों मरीज हमारे पास इतनी बार बार आते हैं? उनको दवाई या साइकोथेरेपी से ज़्यादा उनको अटेंशन और प्यार की, उनको प्यार का इलाज मिलता है और कुछ नहीं। क्योंकि जो दवाई हम लिखते हैं वो एक जीपी भी लिखता है, जो दवाई हम लिखते हैं वो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी लिखता है, जो दवाई हम लिखते हैं वो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी लिखता है। लेकिन जो प्यार, तवज्जो, और जो, चाहे हम जितने भी थके हों, हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट उनको वेलकम करती है, कि जैसे कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हों। वो खुशी उनको 12 घंटे सफ़र करने पे मजबूर करती है। वो उनको अफ़गानिस्तान के दूर दराज लाने पे मजबूर करती है। वो खुशी उनको, वो इनविटेशन उनको कोयटा से लाने पे मजबूर करती है, कि यार जाओ, कोई हमारा खुशी से इंतज़ार कर रहा है। जो इकोनॉमिक हालात पाकिस्तान के हैं, इन्फ्लेशन राइज पे है, इट्स प्रीटी हार्ड टू सरवाइव। तब अभी मैंने एक मीम देखी थी, तो किसी ने मतलब पूछा था कि डू यू लिव इन पाकिस्तान, तो उसने कहा नो, आई सर्वाइव इन पाकिस्तान। आई थिंक इट्स क्वाइट ट्रू, बट क्या उसका इफेक्ट है? डू यू सी दैट इन पीपल दैट कमिंग टू योर क्लिनिक? क्या आपको लगता है कि इन हालात की वजह से भी पेशेंट्स ज़्यादा हुए हैं? जिस सोशो इकोनॉमिक क्लास से मैं डील करता हूँ उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। मतलब आप बड़े हाई प्रिविलेज लोग भी होते हैं, लेकिन बड़े ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बेचारे अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी शायद अफोर्ड ना कर पाएँ। ऐसे लोग होते हैं जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं, केपीके के बहुत दूर इलाकों से आते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पाड़ा चिनार, करक, बन्नू, वजीरिस्तान, शांगला, और कोयटा की भी मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन बात मैं ऐसे करूँगा कि अगर 5 साल पहले की बात की जाए, तो ये लोग अपनी गाड़ी में आते थे, पेट्रोल अफोर्ड कर पाते थे। एक पेशेंट के साथ 3-3 लोग आते थे। लेकिन अभी एक पेशेंट भी बेचारा लोकल गाड़ी में नहीं आ पाता, क्योंकि वो टिकट भी अफोर्ड नहीं कर पाता। फिर जब वो आता है, तो यहाँ पे आपने शुरू में एंटी डिप्रेशन का जिक्र किया था। एंटी डिप्रेशन के बारे में एक मैं सिर्फ एक बात क्लियर करता जाऊँ, कि अगर एंटी डिप्रेशन आपको प्रिस्क्राइब की जाए, तो कम से कम आपने 8 से 9 महीने खानी होती है। और जब डॉक्टर को और आपको लगे कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ, तो आपने इसको ग्रेजुअली टेपर डाउन करना होता है, आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़नी होती है। वो मरीज़ जो है वो एक ही दफ़ा आ सकता है, फिर वो बाद में नहीं आ सकता। इतनी दूर से वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। वो कहते डॉक्टर साहब मैं खाना सिर्फ एक दफ़ा मेरे खाता ख्याल हूँ। है डॉक्टर की फीस से ज़्यादा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन पे जी, लग तो जाता है। वही वो कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में उसका टिकट, उसका 4,000 रुपये लगा है, और डॉक्टर की फ़ीस तो वो क्या बेचारा, उसको तो कुछ ही नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज़ है, डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन जो है एक दिन छोड़ के लगाता हूँ, तो ये आपकी, मैं, मुझे कोई ऐसी दवाई दो कि मैं एक दिन छोड़ के खाऊं। तो जो हमारे मुल्क की इकॉनमी की हालात है, उससे तो ये बहुत ही हमारी मेंटल हेल्थ जो कि वैसी बड़ी लो प्रायोरिटी पे है, तो बेचारा कैसे खाएगा दवाई। True. Ali bhai, on an ending note, I just want your opinion on this this one thing कि हमारे यहाँ कल्चरली ये एक चीज़ है कि या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। किसी और शोबे को ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं दी जाती, अहमियत नहीं दी जाती। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ लाइक दिस, लेकिन अगर आपने किसी को एडवाइस देनी हो यंगर जनरेशन को जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? और जो किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी?
वही बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि उस दिन कोई मुझसे पूछ रहा था कि तुम क्या अपने बेटे को डॉक्टर बनाओगे? तो पहले तो मैंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, कि इसको मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, कुछ वो बनाऊंगा। फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं, तो अगर उसको पाकिस्तान में रहना तो फिर वो क्या बनेगा? हम्म। पाकिस्तान में रहते हुए और क्या ऑप्शन है मेरे पास? हाँ, अगर बाहर डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ कहाँ गुजारनी है। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो फिर तो आपके पास शायद लिमिटेड ऑप्शंस हैं, हम्म। क्योंकि बाहर डॉक्टरी के अलावा बाकी जो ऑप्शंस है उसमें मेरे ख्याल है कि अगर आप चल गए तो बहुत अच्छा चलेंगे, लेकिन अगर आप ना चले तो शायद बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला तो सकते हैं, कम से कम ये चीज़ एक गारंटी है। डिपेंड करता है आप कहाँ रहेंगे। मैं इसका जवाब दूसरे तरीके से ऐसे भी देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो कोशिश करें जिस फील्ड में भी जाएं। हम्म। ये डॉक्टरी के लिए नहीं, ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी नहीं। आप जिस फील्ड में भी जाएं, सबसे पहले आप एज ए एम्प्लॉय एंटर हो। हम्म। चाहे आपके फादर का बिजनेस भी है, आप किसी और के एम्प्लॉय के तौर पे काम करें। फिर 5 साल 7 साल रगड़ा खाने के बाद आप एज अ एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएं, जैसे कि आप कर रहे हैं। एज अ एंटरप्रेन्योर में आ जाएं, यानी कि अपना बिजनेस भी चलाएं और अपने छोटे छोटे एक दो बिजनेस चलाएं। या अगर एम्प्लॉय किसी के साथ एज ए एम्प्लॉय काम करें, अपने एक आध बिजनेस भी शुरू करें, यानी कि एज अ एंटरप्रेन्योर बने और साथ में लोगों को ट्रेन करें। ये आपको हो सकता है 10 साल करना पड़े, 20 साल करना पड़े, 30 साल करना पड़े, एंड मनी सेव भी करें और मनी री इन्वेस्ट भी करें। और फिर एंटरप्रेन्योर के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जो कि मेरे ख्याल में इंसान की ज़िंदगी में 50 साल 55 साल, जब आप एज एंटरप्रेन्योरशिप के बाद एंटर होते हैं, आप एक एम्पायर बना दें, हम्म। जिसको कहते हैं ना इसने इसकी एम्पायर है। ये नहीं कि फिर आप पैसे से पैसा बनाएं, हम्म। कि आप पैसा लें, उसको इन्वेस्ट करें और उससे और पैसा बनाएं। इसमें ना आपकी टाइम लगेगी ना आपकी एनर्जी लगेगी, सिर्फ पैसा बनेगा। हम्म। तो जिस फील्ड में भी जाएं, इन 3 स्टेजेस पे काम करें आप। पहले एम्प्लॉय, फिर एंटरप्रेन्योर और फिर एम्पायर। वेल दैट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। बहुत अच्छा आपने एक रोशनी डाली इस पे, और आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होगा। एंड in the end I would just thank you for your time, Dr. Ali. You've been amazing. आपने जितनी इंसाइट हमें प्रोवाइड की, आई थिंक द ऑडियंस वुड फाइंड इट वेरी यूज़फुल। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। आपसे हमेशा सीखता हूँ कुछ ना कुछ। और इंशाल्लाह आई होप you have a successful life ahead and treat patients like you always do. डॉक्टर अली से आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। यू कैन गो टू हिज क्लिनिक दैट इज़ इन इबादत हॉस्पिटल, एंड उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लूँ, जिसमें आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द शो टुडे। बहुत शुक्रिया उमैर, और इंशाल्लाह आपके पॉडकास्ट में आना लगा रहेगा। और इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपके जो पहला पॉडकास्ट था उसका। थैंक यू सो मच। थैंक यू अली भाई।